नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल दयाली चैनल में आपका स्वागत है। आज बेटा जी हम इस वीडियो में वाक्य भेद सीखेंगे। वाक्य क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, कितने होते हैं और उनका जो रचनांतरण है वो कैसे है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाक्य से ही कि वाक्य क्या है। वाक्य की परिभाषा यानी दो या दो से अधिक जो शब्दों का सार्थक समूह होता है। सार्थक माने अर्थवान, जो समूह है और व्यवस्थित रूप से क्रमवार वो लिखा गया है, उसको हम वाक्य कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? किसको कहते हैं वाक्य? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को व्यवस्थित रूप से लिखा गया है जो, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य बनता कैसे है, ये है सोचने वाला विषय कि वाक्य बनता कैसे है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती होगी, कोई ना कोई एक छोटी इकाई इसकी भी होगी, ठीक है। तो वाक्य निर्माण कैसे होता है, यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक वर्ण बनता है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्वर व्यंजन कैसे। जैसे अ है, अ क्या है? स्वर है, और इसमें व्यंजन क्या है? मान लीजिए क है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने इधर हलंत लगाया हुआ है। क्यों लगाया है? क्योंकि यह व्यंजन बताता है। अगर हम इसको हलंत नहीं लगाएंगे, स्वर इसमें मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। समझ में आ गया आपको कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर क्या बना? एक वर्ण बना। अब वर्ण और वर्ण मिलाकर, यानी मान लीजिए जैसे क और म और उसके बाद ल, ये क्या है? ये तीन वर्ण है। जब हम तीनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। कैसे बनेगा? कमल। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सबसे छोटा क्या है? स्वर और व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन को मिलाकर के एक वर्ण बनता है और वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बनता है। यहां तक समझ में आ गया आपको? और शब्दों को मिलाकर, जैसे कमल, सब शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। जैसे कमल खिलता है, अगर हम ऐसे लिखे तो ये क्या बनेगा? क्योंकि इसमें दो शब्द आ गए और कमल खिलता है, एक पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, इतना समझ गए बेटा जी आप? तो यहां तक समझ आया कैसे होता है वाक्य का निर्माण। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाकर के जिसे हम व्यवस्थित रूप में रखते हैं, जो सार्थक समूह ऊपर परिभाषा में आया है, उसको हम वाक्य कहते हैं। यहां तक समझ गए बेटा? ठीक है। अब वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? वाक्य के भी अंग होते हैं, भाग होते हैं उसके भी। तो अंग होते हैं वाक्य के दो, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसको हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। समझ में आ गया आपको? यानी उद्देश्य को कर्ता और विधेय को क्रिया के नाम से भी हम जान सकते हैं। ये आसान सा तरीका है सरल सा समझने का। अगर उद्देश्य और विधेय आपके ध्यान में ना रहे तो हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है कि उद्देश्य क्या है। तो कर्ता के नाम से समझ ही गए होंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं बता देती हूँ कि जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए, कि मान लीजिए अभी ऊपर हमने दिया था कमल खिलता है। अब खिलना किसके विषय में बताया जा रहा है? कमल के विषय में। तो कमल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। समझ में आ गई आपको? जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है, और जो कहा जाए वह विधेय होता है। यहां तक समझ गए? चलिए उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे गंगा पवित्र है। अब गंगा क्या है? उद्देश्य। क्यों है? क्योंकि गंगा के विषय में यह बताया जा रहा है कि गंगा पवित्र है। और विधेय क्या है? पवित्र है। ये उदाहरण समझ गए आप? ठीक है, ये बात समझ गए उद्देश्य और विधेय क्या है। अब बात आती है वाक्य के भेद की। अब वाक्य के जो भेद हैं वो भी दो हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। यानी वाक्य जो बना है, एक तो उसके आधार पर उसकी रूपरेखा देखकर हम पता लगाते हैं कि ये वाक्य कैसा है। दूसरा उसके अर्थ के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर हम पता लगाते हैं कि वाक्य कैसा। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दो वाक्य भेद हो गए। रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के होते हैं।
तीन कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। समझ में आ गया आपको कि तीन होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये कौन से वाक्य भेद हैं? जो रचना के आधार पर किए गए हैं, रचना की दृष्टि से किए गए हैं। और दूसरा वाक्य भेद क्या है? अर्थ की दृष्टि से। ये होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अब 8 कौन कौन से हैं? पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संदेहवाचक वाक्य और पांचवा है संकेतवाचक वाक्य, छठा है आज्ञावाचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मैं इनको सभी को बताऊंगी एक एक करके, एक एक की परिभाषा और उदाहरण सहित मैं आपको सिखाऊंगी इन्हें। लेकिन सबसे पहले जो हमारी जानकारी बनती है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ तक समझ गए? वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित रूप से लिखा गया है। अब वाक्य बनता कैसे है? स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक वर्ण बनता है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, जिसको हम कर्ता और क्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है ये समझ गए होंगे, यानी जिसके विषय में कहा जाए, और विधेय क्या होता है? जो कुछ कहा जाए, यानी जो भी कहा जाए उसके बारे में वो विधेय होता है। ठीक है बेटा, अब वाक्य के भेद भी 2 होते हैं, एक रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद हैं उनको, कि वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या परिभाषा है। ठीक है बेटा? हाँ तो ठीक है बेटा जी, चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने बताया था आपको 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सरल वाक्य कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सरल का अर्थ बिल्कुल साधारण है, माने जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, यानी कहने का अभिप्राय क्या है? एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय होता है, वह वाक्य सरल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, पानी बरस रहा है। सीधी बात है, बिल्कुल सरल है, कोई झंझट नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कोई विचारना नहीं है। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहन गा रहा है, राधा काम कर रही है। कोई भी एक वाक्य जिसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है, वह सब सरल वाक्य में आते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसके आगे है दूसरा संयुक्त वाक्य। इसमें थोड़ा 2 गुना सोचना है सरल से। क्यों सोचना है? क्योंकि सरल में तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय था, यानी एक ही क्रिया करता, ये सब एक ही है। और लेकिन जो सरल है इसमें 2 उपवाक्य होते हैं। समझ में आ गया आपको? 2 उपवाक्य होते हैं और किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। 2 उपवाक्य होते हैं, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। अब सोच रहे हो आप, समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे बीच में हम कई बार वाक्य लिखते हैं ना कि वह अपने घर गया और वह अपने घर गया, तो वाक्य तो 2 हो गए कि मैं अपने घर गई और आप अपने घर गए। ठीक है, तो मैं मेरा वाला वाक्य और आप अपने घर गए वाला वाक्य हमने जोड़ दिया। किससे जोड़ा है? और से जोड़ा है। और क्या हो गया इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय जैसे तथा से जुड़ते हैं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, अतः, इसलिए भी आता है। आदि जो अव्यय होते हैं समुच्चय बोधक, उनसे 2 वाक्यों को जो जोड़ा जाता है वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मान लीजिए 2 वाक्य हैं, मोहन गरीब है एक वाक्य और मोहन ईमानदार है एक वाक्य। ठीक है, तो अब ये दोनों कितने वाक्य हो गए? 2 हो गए। अब इन दोनों हैं कौन से? सरल वाक्य हैं, क्योंकि मोहन गरीब है सरल वाक्य है, मोहन ईमानदार है सरल वाक्य है। अब इन सरल को हमें संयुक्त बनाना है,
ये बात समझ में आ गई। तो हम कैसे बनाएंगे सरल को संयुक्त, कि मोहन गरीब है लेकिन से जोड़ देंगे ईमानदार है। समझ में आ गया आपको, मोहन गरीब है लेकिन ईमानदार है, ये इसको हम उठाकर यहां ले आएंगे। अब ये दो वाक्य का एक हमने बना दिया। कौन सा वाक्य कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। किससे जोड़ा? अव्यय से जोड़ा। अव्यय क्या लगाया हमने इसमें? लेकिन लगाया, परंतु भी लगा सकते हैं। मोहन गरीब है परंतु ईमानदार है। समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो ऐसे ही हम और भी वाक्य, कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा पवित्र नदी है। फिर हम इनको अगर दो को जोड़ के एक संयुक्त बनाते हैं तो क्या बनेगा? गंगा हिमालय से निकलती है और पवित्र नदी है। समझ में आ गया आपको? ठीक है बेटा। इस तरह के 8, 10, 15 उदाहरण अब जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ आपको सरल और संयुक्त दोनों वाक्य समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य। समझ में आ गया आपको? मिश्र क्या है? थोड़ा इससे और हार्ड है, ये ध्यान से देखना। सरल बिल्कुल आसान था, नाम ही सरल है। संयुक्त चूंकि थोड़ा सा इससे कठिन था, दो उपवाक्य हो गए थे। अभी जो मिश्र है वो भी थोड़ा हार्ड है संयुक्त से भी। तो अब इसमें क्या है? इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इसमें भी दो उपवाक्य हैं, लेकिन एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है। समझ में आ गया? संयुक्त में भी दो उपवाक्य थे, लेकिन दोनों ही स्वतंत्र थे, दोनों ही प्रधान थे। ये बात समझ में आ रही है ना? इसमें क्या है? एक आश्रित है और एक प्रधान है, और एक से अधिक सरल वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनको कैसे जोड़ते हैं? जो, जैसा वैसा, जब तब, जितना, अगर मगर, यदि वदि, ठीक है, इस तरह से जो भी आते हैं उनसे हम इनको जोड़ते हैं। ये इसमें अव्यय होते हैं। अब उपवाक्य आप सोच रहे होंगे कि मैम उपवाक्य की बात तो कर रही है, लेकिन ये उपवाक्य समझ नहीं आया, ये उपवाक्य क्या चीज है। तो मैं बता देती हूँ। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है समानाधिकरण उपवाक्य, और तीसरा होता है आश्रित उपवाक्य। समझ में आ गया? उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रधान, समानाधिकरण और आश्रित। तो जो संयुक्त वाक्य है उसमें तो प्रधान उपवाक्य होते हैं, ठीक है। सरल में भी, सरल तो एक अकेला ही है, वो प्रधान है ही अपने में। इसमें होते हैं समानाधिकरण में, चूंकि दोनों स्वतंत्र हैं इसलिए संयुक्त के जो उपवाक्य हैं वो समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। और मिश्र में एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। समझ में आ गया आपको? अब आश्रित उपवाक्य भी 3 होते हैं। एक संज्ञा में होता है, विशेषण में होता है और क्रिया विशेषण होता है। यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। समझ में आ गया? अब संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा समझ में आ गई होगी, संज्ञा किसको कहते हैं, ठीक है। तो जो इसमें लगे होते हैं वही होते हैं। अब हम मान लीजिए, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ, मिश्र के उदाहरण करते हैं, फिर हम उनमें छाटेंगे कि संज्ञा और ये जो विशेषण है ये कौन सी हैं। चलिए, मेरी इच्छा है कि मैं अध्यापक बनूं। अब हमने किससे जोड़ा है? ये की से जोड़ा है, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं अध्यापक बनूं। अब इसमें आप देखो, एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। समझ में आ गया आपको? अब आश्रित कौन सा है? कि मैं अध्यापक बनूं। किस पर निर्भर करता है? इच्छा पर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये की क्या है? कि मैं अध्यापक बनूं है संज्ञा उपवाक्य। समझ में आ गया? दूसरा है, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। एक वाक्य हमने लिख दिया, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें क्या है? जो मेहनत करता है, सफल कौन होता है? जो मेहनत करता है। तो अब ये कौन सा उपवाक्य हो गया इसमें? ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं इसमें, ठीक है। सफल होने वाली, कि भाई मेहनत कर रहा है तो ही सफल हो रहा है। फिर आगे है, जिस शहर में आप हैं मैं भी उसी में हूँ, ठीक है। जिस शहर में आप हैं मैं भी उसी में हूँ। तो अब इसमें क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, यानी जिस लगाया है यहाँ पर, तो इसलिए ये है। अब ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। मान लीजिए, चलो उदाहरण हम लिख के देखते हैं। मोहन गरीब है, ये हमने कर ही लिया। चलिए, पानी बरस रहा है। अब इसके नीचे आधा और लिख देते हैं, आकाश
में बादल हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर, ये दोनों सरल हैं अलग अलग में, इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे? आकाश में बादल हैं इसलिए से जोड़ देंगे, इसलिए फिर ये कहां जाएगा? पानी बरस रहा है। समझ में आ गया कैसे बनाया है? आकाश में बादल हैं इसलिए पानी बरस रहा है। यानी कौन सा वाक्य हो गया? ये संयुक्त वाक्य हो गया। किससे जोड़ा हमने? इसलिए से जोड़ा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को चलिए हम मिश्र बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? यदि आकाश में बादल हैं तो पानी बरस रहा है। ठीक है, यदि लगा देंगे हम इसमें, यदि आकाश में बादल हैं तो पानी बरस रहा है। अगर बादल ही नहीं होते तो पानी कहां से बरसता? समझ में आ गया? ये किससे बना, क्या बनाया हमने? इसको मिश्र वाक्य बनाया। तो ये चीज समझ आ गई बेटा। कोई और उदाहरण भी ऐसे हम कर सकते हैं कि मोहन गा रहा है, मोहन अच्छा गायक है। ये दोनों सरल वाक्य हैं। अगर हम इसे संयुक्त बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मोहन अच्छा गायक है इसलिए गा रहा है। ठीक है, आगे समझ में। अगर हम इसे मिश्र में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? चलिए लिख लेते हैं एक बार। मोहन गा रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? मोहन अच्छा गायक है। अब चलिए इसको हम मिश्र बनाते हैं। क्या लिखेंगे? अगर मोहन गा रहा है तो वह अच्छा गायक है, तो वह अच्छा गायक है। समझ में आ गया? ये क्या बना है? मिश्र बना है। तो ये चीज समझ आ गई आपको कैसे सरल से संयुक्त बनाना है और कैसे आपको मिश्र बनाना है। समझ गए बेटा? चलिए अब हम इसके बाद सीखेंगे दूसरे वाला, यानी ये तो थे रचना के आधार पर वाक्य भेद।